हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और जैसे कि आप सबको याद होगा हम हनी ड्यू की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी जो पोएम है, हमारी फर्स्ट पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, वो भी हम समरी रीडिंग एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा इस पूरी पोएम का। एक्चुअली वो सिर्फ इस पोएम की बात नहीं है, हर पोएम में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। जब आप कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो वो एक पैराग्राफ या एक स्टोरी से अलग क्यों होती है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक गाने की तरह सुनाई देती है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी इफ़ेक्ट्स, जैसे हम अपनी फ़ोटो खींचने के टाइम पे फ़िल्टर और इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल होता है जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम उस बारे में सोच सकते हैं, हम चीज़ों की तुलना कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ के मज़ा आ जाता है कि हाँ, एक कहानी पढ़ने में और एक पोएम को पढ़ने में कितना अंतर होता है। उनको हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। अब ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएम को बनाए जाने के लिए जब हम पोएम लिखते हैं, उसे बनाते हैं, उसे कंपोज करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे हमारी पोएम और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो आइए हम इस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइस। वो उनकी मीनिंग भी होती है ना, उसका मतलब भी हमें पता होता है और मतलब कैसे निकालना है वो भी पता होता है। यूज्ड इन पोइट्री, लिटरेरी डिवाइसेस जो कि पोइट्री में यूज़ होते हैं। ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो कि हम पैराग्राफ में, स्टोरीज में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो पोम में यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। पोम्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ पोइटिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल, ग्रामेटिकल, रिदमिक और विजुअल एलिमेंट्स। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? स्ट्रक्चरल मतलब जो उनकी बनावट होती है, उस बनावट को और अच्छा बनाने के लिए भी हम पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ग्रामर को और बढ़िया करने के लिए भी यूज़ करते हैं। रिदम बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी जो लय होती है, जो उसकी रिदम होती है, उसे भी बरकरार रखने के लिए यूज़ करते हैं। और विजुअल एलिमेंट्स मतलब हम उन्हें सोच कर मतलब ये समझ सकते हैं कि वो हमारा पोएट जो है वो कहना क्या चाह रहा है। हम इमेजिन कर सकते हैं, वो हमें एक अलग ही ख्यालों की दुनिया में लेके चले जाते हैं उस पोम की मदद से। तो इन सब चीज़ों को और सुंदर दिखाने के लिए हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। दे आर एसेंशियल टूल्स दैट अ पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम, enhance a poem's meaning और intensify a mood और feeling। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि ये असेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी टूल्स होते हैं जो कि पोएट यूज़ करते हैं रिदम क्रिएट करने के लिए और किसी भी पोम की मीनिंग को एनहांस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और किसी मूड को इंटेंसिफाई करने के लिए। मतलब कि सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है कि ये पोम क्या चल रही है, कि हाँ ठीक है एक एंट और क्रिकेट के पोम बारे में है ये पोम, लेकिन उस मूड को इंटेंसिफाई करना मतलब जो गुस्सा चींटी को आया था वो गुस्सा हमें भी आना चाहिए, चिड़चिड़ाना चाहिए कि आखिर इस क्रिकेट ने ऐसा क्यों किया, या जो बेचारगी जो उसका मजबूरी थी क्रिकेट की, वो हमें भी समझ में आनी चाहिए कि वो क्रिकेट कितना परेशान था, ठंड से परेशान हो रहा था। तो इस चीज़ का ये जो कनेक्ट होता है ये सिर्फ शब्दों से नहीं बनता बल्कि पोएटिक डिवाइसेस की मदद से बनता है हमारे उस पोम के और उस पोएट के बीच में। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है राइम स्कीम। राइम आप सबको पता होगा, लय होती है। जैसे हम किसी भी पोम को गाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये गाने की तरह लग रही है, सुनने में लग रहा है कि एक पोम है। जो चीज़ हमें सुनने में एक समान नहीं लगती, जो पोम हमें एक समान नहीं लगते, हम उसे पोम नहीं समझते हैं। तो राइम स्कीम क्या होता है? पैटर्न ऑफ साउंड होता है, साउंड का पैटर्न चलता है जो कि हर लाइन या स्टैंजा का मतलब होता है एक पैराग्राफ। जैसे 4 लाइन का एक स्टैंजा हो जाता है तो उसको हम स्टैंजा कहते हैं। जैसे हम जब लिखते हैं पैराग्राफ तो उसे पैराग्राफ कहेंगे, जब हम स्टोरी, ऐसे, आर्टिकल इन सब की बात कर रहे हैं, और जब हम पोम की बात करते हैं तो उसे स्टैंजा कहते हैं। राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जो लय है वो पूरे टाइम चले, वो बदल सकती है, लेकिन एक स्टैंजा में एक जैसी राइम स्कीम होती है और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द पोम। हो सकता है वो पूरी पोम सेम राइम स्कीम से चले और हो सकता है कि वो हर लाइन पर बदले। तो ये हम देखेंगे, हमारी पोम की राइम स्कीम हम खुद बनाएंगे अब, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए और आपको इस पोम की राइम स्कीम भी पता चल जाए। अब हम सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राइम स्कीम बनाते कैसे हैं। जैसे कोई भी एक लाइन होती है तो उसको हम पहले एक राइम स्कीम दे देंगे, हम उसका साउंड देखेंगे कि उसका साउंड क्या है। हम एक बहुत ही आसान सी पोएम लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो अब जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है तो उसका आखिरी वर्ड क्या था? उसका आखिरी वर्ड था स्टार। तो यहाँ पे क्या आवाज आई? स्टार, आर। तो इसको अपन ने साउंड दे दिया ए। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
आर और स्टार सिमिलर है, एक जैसा साउंड आ रहा है, तो इसकी भी राइम स्कीम का हम दे देंगे ए साउंड, है ना। हम हमेशा ए बी सी डी इस तरीके से हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं राइम स्कीम को बताने के लिए। तो हमारा स्टार और आर एक जैसे साउंड का था, इसलिए हमने उसे ए दे दिया। अब अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अब हाई तो अलग साउंड आ गया, ना स्टार से मैच कर रहा है और ना ही आर से मैच कर रहा है, तो अब अगला क्या अल्फाबेट आ गया, बी। तो इस न्यू साउंड को हम बी नाम दे देंगे। लाइक अ वंडर इन द स्काई, अब ये फिर स्काई आ गया। स्काई आर और स्टार से तो नहीं मिल रहा, पर हाई से जरूर मिल रहा है, स्काई हाई, तो ये भी हमारा बी हो गया। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी बी, ये हमारी राइम स्कीम हो गई। इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, ए बी सी ए बी, मतलब वो उस लाइन के साउंड पे ये डिपेंड करता है, आखिरी वर्ड के साउंड पर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 4 शब्द थे और यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपको साउंड सिमिलर ढूंढना है कि वो साउंड वैसा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं हमारी अपनी पोम पर कि हम उस पर राइम स्कीम कैसे सेट करते हैं। A silly young cricket accustomed to sing, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम ए बी सी डी इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके राइम स्कीम उनमें सेट करेंगे। तो हमारा पहला अल्फ़ाबेट है ए, तो हमारे पोम में जो सबसे पहला साउंड आएगा उसको हम ए नाम देंगे। जैसे यहाँ है accustomed to sing, इंग साउंड आया है तो उसे हम ए बता देंगे। फिर आता है थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, अब स्प्रिंग आ गया लास्ट वर्ड, तो इंग साउंड आया फिर से जो कि इससे मैच कर रहा है, तो हम उसे भी ए बता देंगे। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, म साउंड आया जो कि सिंग और स्प्रिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नया साउंड लेकर आएंगे जो कि हो जाता है बी। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, अब फिर से जो म साउंड आया है वो यहाँ एक जैसा साउंड कर रहा है, तो इसे भी हम बी बता देंगे। तो हमारे पहले स्टैंजा की जो राइम स्कीम हो गई वो हो गई ए बी बी, ये हमारी राइम स्कीम हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, अब ये जो फाउंड है ये सिंग और होम से बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो हम इसे एक नया साउंड दे देंगे जो कि हो जाएगा सी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बिल्कुल फाउंड और ग्राउंड एक जैसा है। देखिए बस इतना ध्यान रखना है कि ये आईएनजी साउंड जो है वो ए ने लेके रखा हुआ है और होम कम ऐसा जो साउंड है वो बी ने लेके रखा हुआ है, मतलब कि फाउंड और ग्राउंड जो है वो इनसे मैच नहीं कर रहा है, तो उसे हम नया साउंड दे देंगे। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, अब ग्राउंड फाउंड सिंग स्प्रिंग होम कम, इसमें से किसी से भी ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे नया अल्फाबेट आ जाएगा जो कि है डी। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, सी और ट्री। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, फिर से जो साउंड आया है वो किससे मैच कर रहा है, सी ट्री मी, तो इसे भी हम डी दे देंगे। तो इसका हमारी राइम स्कीम हो गई सी सी डी डी डी। अब ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पोम में हर स्टैंजा 4 लाइंस का ही हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर ये 5 लाइंस का है बट ऊपर वाला 4 लाइंस का है, तो ज़रूरी नहीं है कि पोम का एक पैटर्न होता है। पोम किसी भी प्रकार की होती हैं, पोम एक्चुअली जो होता है ना वो पोएट की फीलिंग्स का बस पेपर पे आना होता है। वो जब उसे लिखते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे कोई रूल फॉलो करना है, जो भी पोएट्स ने लिखा है उसको रूल बना दिया गया है। आप अपने मन से पोम लिख सकते हैं, ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि हर जो राइम स्कीम है ये सेट हो, जैसे कि मैंने कहा था कि वो ए बी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, और एक ही पैराग्राफ में ए बी सी बी भी हो सकता है। तो राइम स्कीम का मतलब ये नहीं होता कि उसका एक पैटर्न हो जो आप सोच के बनाओ, आप पहले बना लो फिर उसका पैटर्न निकालो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इन 2 स्टैंजास की राइम स्कीम। बढ़ते हैं आगे की पोम पर। एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फमाइन मेड बोल्ड, अब यहाँ पे हमारा नया साउंड आ गया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, बोल्ड और कोल्ड सिमिलर। आपको बस लास्ट का साउंड देखना है, ये भी नहीं देखना है कि ये बी से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, या ये एंड और ग्रांट में फिर ये छोटा वर्ड है और ये बड़ा वर्ड है, नहीं, आपको एंड का साउंड देखना है यहाँ पे, और ये भी नहीं देखा कि वो एन टी है दोनों में, नहीं, एंड और ग्रांट सिमिलर है, सेम साउंड आ रहा है, सुनाई देने में वो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। जब आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो वो एक गाने की तरह एक लय में एक रिदम में सुनाई देना चाहिए। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, तो एक जैसे सुनाई दे रहा है तो हम इसको
सेम ही साउंड दे देंगे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, फिर से सेम रेन और ग्रेन, सेम साउंड आ जाएगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो। डी बहुत ही आसान है राइम स्कीम समझना। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, फिर से यहाँ पर डी आ गया। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो पैटर्न है ये पूरी पोम में चल तो सिमिलर तरीके से रहा है कि पहले ए बी बी पैटर्न है, फिर सी सी डी 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 पैटर्न है ना। इसी तरीके से पूरी पोम चल रही है। भले ही इनका ये जो साउंड है ये आपस में नहीं मिल रहा है, या ये वाला जो स्लाइड है वो पहले वाली स्लाइड में दी हुई पोम से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि जो राइम स्कीम है वो पोएम में एक सेट पैटर्न से चल रही है। तो हमारे इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी बी, और इसकी हो गई सी सी डी डी डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की पोम पर। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम अ सर्वेंट एंड फ्रेंड। नया आया फ्रेंड, एंड, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, फिर से एंड आ गया, तो ये भी दोनों सेम हो जाएंगे। बट टेल मी डियर क्रिकेट, व्हाट डिड यू ले नथिंग बाय। बाय, अब बाय जो साउंड है देखते हैं वो किससे मैच करता है। कोट्स द क्रिकेट नॉट आई, सिर्फ आई, नॉट नहीं, सिर्फ आई। बाय और आई सेम साउंड कर रहे हैं, एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी राइम स्कीम भी सेम हो जाएगी। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, लाइट और नाइट। For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. फिर एक जैसा पैटर्न आ गया, गे से अवे। जो ये ए साउंड आ रहा है आखिर में, ए, गे में ए, से में भी ए, और अवे ए, इसका भी सेम साउंड है जिसका पैटर्न हो जाएगा डी डी डी। तो फिर से सेम पैटर्न जो पूरी पोम में कंटिन्यू हो रहा है, ए बी बी, सी सी डी डी डी। और आखिरी पार्ट, thus lending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. बिल्कुल सेम। Folks call this a fable, I'll warrant it true. New sound. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो आखिरी स्टैंजा का जो राइम स्कीम हो गया वो फिर वही हो गया, ए बी बी, विकेट, क्रिकेट, ट्रू, टू। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों में टी टी आ रहा है, ट आ रहा है तो वो साउंड सेम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लाइट लिख देंगे तो लाइट के भी एंड में टी ही आ रहा है, लेकिन वो टी और क्रिकेट सेम नहीं होगा ना, विकेट और लाइट सेम होगा। लेकिन जो एट साउंड आ रहा है, विकेट, क्रिकेट, उसकी वजह से इन दोनों का जो साउंड है वो सेम है। तो राइम स्कीम समझ में आ गई। राइम स्कीम आ गई है तो पोम को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि पोम पढ़ने में बहुत मज़ेदार हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है पोइटिक डिवाइसेस। और हमारा सबसे पहला पोइटिक डिवाइसेस सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो आपको उसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। हम उन्हीं पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में इस पोम में इस्तेमाल किया गया है और मेंशन किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन, अगर आप इस वर्ड को ही आपस में तोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सन वर्ड आ रहा है। अभी जो पर्सन वर्ड आ रहा है उससे ही हमें समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ पर्सन से या इंसानों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये जुड़ा हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन अकर्स व्हेन अ थिंग और एनिमल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन। मतलब कोई सामान है या कोई एनिमल है जो इंसान के श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके ग्रुप में नहीं आती, उनकी कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन उनको इंसानों की तरह दर्शाया गया है। जैसे कि began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो यहाँ पर he और his क्या है, प्रोनाउन है जो कि इंसानों के लिए यूज होता है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उसमें आई वी वगैरह तो हम हमारे लिए यूज करते हैं, ही शी हर हिम, ये सब कुछ जो होते हैं ये हम इंसानों की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जेंडर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कि हम ही शी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। पर जब एनिमल्स की बात होती है तो हम
इट यूज करते हैं हमेशा। किसी चीज की बात होती है या एनिमल्स की बात होती है तो हम हमेशा इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही और हिज का इस्तेमाल किया है। किसके लिए यहाँ पे यूज किया है? क्रिकेट के लिए यूज किया गया है। तो मतलब क्रिकेट को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, एक इंसान की तरह दिखाया गया है कि वो अपने घर पे शिकायत करने लग गया कि घर पे तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, जहाँ की जानवर ऐसा यूजुअली करते नहीं हैं। जानवर तो ये भी नहीं करते हैं जो इस कहानी में बताया गया कि वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर उसे एक इंसान की तरह दर्शाया गया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सेकंड में आप देखेंगे, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, ही टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। फिर से ही, हिम। तो ये जो सारे प्रोनाउंस यूज किए हैं, ये प्रोनाउन हम जानवरों के लिए या सामानों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज किए गए हैं, इसलिए उनको पर्सोनिफाई किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ में आया कहीं पर भी। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोनाउंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि उसने महल को दुल्हन की तरह सजा दिया, तो आप ये भी देखिए कि महल कितना भी सज जाए वो दुल्हन की तरह नहीं बनेगा, और कोई और चीज़ भी दुल्हन नहीं बन सकती, एक इंसान ही दुल्हन बन सकता है। तो उस जगह, इस जगह पर भी हमने एक वो जो बिल्डिंग है, वो जो पैलेस है, महल है, उसको पर्सोनिफाई किया है, उसको एक इंसान की तरह बताया है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ प्रोनाउन जहाँ पर यूज होते हैं वही पर्सोनिफिकेशन होता है। आपको उस सेंटेंस का मतलब ये समझना है कि हम जब भी पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब किसी भी थिंग को या एनिमल को एक इंसान की तरह बताया जाए तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं मेटाफर पर। अब मेटाफर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली पोएटिक डिवाइस है, और वो सिर्फ पोएम्स में नहीं, वो हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होता है ये एक, जिसमें एक वर्ड या फ्रेज को किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको डायरेक्टली मेंशन नहीं करते। डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि हम तुम्हें कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम तुम्हारी तुलना किससे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा बोल देंगे। जैसे कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब यहाँ पे बोला है सम हैव 2, तो यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, पर यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया, ये नहीं बोला है कि हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला है कि सम हैव 2। अब ये हमको समझने की जरूरत है कि 2 पैर किसके होते हैं, 2 पैर किसके होते हैं? हमारे 2 पैर होते हैं, हम ही हैं जो 2 पैरों पे चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारी बात कर रहे हैं, और ये हमको समझने की जरूरत है कि ये मेटाफर है, डायरेक्ट यूज किया गया है, कंपेयर किया है, हमको एक क्रिकेट से, एक टिड्डे से कंपेयर किया गया है, इसलिए इसे हम मेटाफर कहेंगे। अब इसी से सिमिलर एक और होता है जिसको हम सिमिली कहते हैं, इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इसका, इन दोनों में अंतर क्या होता है सिमिली और मेटाफर में, कि सिमिली में लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे स्वीट एज शुगर, शक्कर की तरह मीठी, तो हमने शक्कर को तो मेंशन किया ही है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, तो तुम्हारा नाम मिश्री रख देते हैं, या तुम्हारा नाम हम चीनी रख देते हैं, क्योंकि तुम बहुत स्वीट हो, बहुत ही नेचर में तुम स्वीट हो। तो वो डायरेक्टली एक मेटाफर हो जाएगा कि हमने उसको बहुत स्वीट है या बहुत सुंदर है, तो उसको हमने बोल दिया कि अरे हीरोइन। तो उस जगह ये मेटाफर है, क्योंकि हमने कंपेयर नहीं किया है कि हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली बोल दिया है, और इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, है ना। तो ये मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि ना हमने ये मेंशन किया कि हम तुलना किससे कर रहे हैं, और ना ही हमने बोला कि तुम इसकी तरह लग रही हो, मतलब हमने लाइक और एज शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो वो मेटाफर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये भी बता रहे हैं कि हम किससे तुलना कर रहे हैं, और हम लाइक और एज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वार्म एज सन, सन की तरह गर्म, तो हम उस जगह पे सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर पूरी तरीके से हमको बात क्लियर है, हमें समझ में आ गई है बात की बात क्या हो रही है, तो वो सिमिली हो जाएगा कि हमें कंपेयर किससे किया जा रहा है। लेकिन अगर बात नहीं बताई जा रही है और एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या इनडायरेक्ट कमेंट है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब उल्टा घूम के, सीधी बात नहीं है, उल्टा घूम के जा रहे हैं, तो वो है मेटाफर। जैसे कि यहाँ पर हमारी पोम में ये वाली लाइन पर मेटाफर यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं रेपिटेशन पर। अब रेपिटेशन क्या होता है, वो सिंपल रिपीटिंग होते हैं वर्ड का, ठीक है, छोटे छोटे स्पेसेस के बाद, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही आई 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 यूज़ किया जा रहा है, नहीं,
कहीं आए बोला है, फिर 2-4 लाइन्स के बाद फिर आए बोला है, फिर 2-4 लाइन्स के बाद फिर आए बोला है, उसको हम रेपिटेशन बोलेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि एक पैटर्न है कि 3 शब्दों के बाद हो रहा है तो ही है, नहीं, 2 के बाद भी आ सकता है, 3 के भी बाद आ सकता है, लेकिन एक ही शब्द को बार बार यूज़ करना अक्सर उस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है जब भी हम कोई ऐसा प्रॉपर फॉर्मल या ऑफिशियल वर्क हम बनाते हैं। लेकिन उसको अब उसको पोम में यूज़ किया जाता है तो उसको एक दूसरे तरीके से देखा जाता है कि वो किसी चीज़ को मेंशन करना चाह रहे हैं, उस पर जोर डालना चाह रहे हैं कि इस बात को सुनो, इसीलिए उस बात को रिपीट किया जाता है। तो जैसे क्या देखेंगे, एंड्स एंड्स, वी एंड्स से एक वर्ड भी हो सकता है और एक क्या बोलते हैं फ्रेज भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे वी एंड्स है, वी एंड्स नेवर, वो ऐसा बोल सकती थी कि बट वी एंड्स नेवर बोरो नाइदर लेंड, ये भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। तो ये पूरा जो पार्ट है ये 2 बार रिपीट हुआ है, जिसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे रिपीट करके इस बात पे जोर डाला गया है कि जो चींटियां हैं उनका उसूल है कि ना ही वो कभी बोरो करती हैं, ना ही वो किसी को उधार देती हैं और ना ही वो उधार लेती हैं। जैसे सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, जैसे यहाँ पे सम को रिपीट किया गया है, वैसे ही जैसे वी एंड्स नेवर 2 बार रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन बहुत ही सिंपल है, ज़रूरी नहीं होगी वो सेंटेंस के बीच में हो, शुरू में हो, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है कि उसको 2 बार रिपीट किया गया हो, जहाँ पर उसको रिपीट ना भी करते तो एक बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस आराम से बन जा रहा था, लेकिन उसे रिपीट किया गया है तो वो रिपीटेशन कहलाता है। एलिटरेशन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि उसे पढ़ने में जो मेरी टंग स्लिप होती है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। एलिटरेशन का मतलब होता है, एलिटरेशन भी एक तरीके का रिपीटेशन है, बट यहाँ शब्दों का रिपीटेशन नहीं हो रहा, साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का। आपको वोवल और कॉन्सोनेंट तो पता ही होंगे, ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वोवल होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम स्वर कहते हैं, आ ई, ये सारे जो होते हैं ये स्वर होते हैं, और ये हमारे इंग्लिश के स्वर होते हैं, इन्हें हम वोवल कहते हैं, जिनके आगे एन आर्टिकल लगता है। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो जो कि इन वोवल्स के अलावा बचे हुए अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 यहाँ पे वोवल्स होते हैं और बाकी बचे हुए जो होते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होते हैं, सक्सेसिव रिपीटेशन होता है, या तो एक के बाद एक होता है या एक आध वर्ड के गैप से आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। जैसे कि व्हेन द वेदर वाज वार्म, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, एक के बाद एक डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है, बीच में द आ गया है, लेकिन आप सुनिए कि वो सुनाई कैसा देता है, व्हेन द वेदर वाज वार्म। एक साथ अगर कोई इंसान बोले तो स्लिप ऑफ टंग होने के बहुत चांस होते हैं। वैसे ही सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, SSSS। तो अक्सर जो आप टंग ट्विस्टर्स देखते हैं तो वो भी एलिटरेशन का ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि उनके जो शब्द होते हैं वो एक जैसे साउंड नहीं करते, समर, स्प्रिंग, सनी एक जैसे कहाँ साउंड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शुरुआत का लेटर है वो रिपीट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो ऐसा साउंड कर रहा है, जिसे हम एलिटरेशन कहते हैं, बार बार रिपीट करना, वो भी सेम साउंड को याद रखिएगा, साउंड सेम होना चाहिए। अब जैसे ऑनेस्ट, ह्यूमन, तो यहाँ पे दोनों में एच आ रहा है, लेकिन ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि ये ऑनेस्ट है और ये ह्यूमन है। यहाँ पर ह साउंड आ रहा है और यहाँ पे अ साउंड आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑनेस्ट ह्यूमन जो है ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए आप याद रखिएगा कि ये साउंड के बारे में है, ना कि सिर्फ उस अल्फ़ाबेट के बारे में कि आपको सेम अल्फ़ाबेट दिखेगा तो वो आप एलिटरेशन से कंफ्यूज कर लेंगे, नहीं, साउंड सेम होना चाहिए। इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसे हम ह्यूमन पढ़ते हैं। तो वैसे ही समर, स्प्रिंग, सनी, अगर यहाँ पे शुड वर्ड होता बीच में यहाँ कहीं पर, तो हम उस एस को इनमें नहीं मिलाते क्योंकि वो श साउंड बता रहा है, ना कि स। और यहाँ पे स्प्रिंग, समर, सनी जो है वो स साउंड बता रहे हैं, सिंपल एस का साउंड बता रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एलिटरेशन में इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एनाफोरा। एनाफोरा नाम की तरह ही सुंदर है, लेकिन
बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आपने अभी रिपीटेशन ऑफ साउंड्स देखा, तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ वर्ड या फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस हमने पिछले चैप्टर के वीडियो में ज़रूर देखा था। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो इनकम्प्लीट भी नहीं होते हैं और उन्हें हम ऐसा का ऐसा उठा के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो जो कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं उनका रिपीटेशन होता है पोएटिक लाइन्स में, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में ही इनका इस्तेमाल होता है तो ही वो एनाफोरा कहलाता है। रिपीटेशन होना ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा था सम 2 बार रिपीट हुआ था, नहीं, वो एक ही सेंटेंस का हिस्सा था। अगर अलग अलग लाइन की शुरुआत में हम एक ही फ्रेज को या एक ही वर्ड को यूज़ करेंगे, जैसे हम बोलेंगे आई एम गुड, आई एम स्मॉल, आई एम टॉल, तो आई रिपीट हो रहा है, वो सही है। लेकिन अगर वो आई को हम एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो वो एनाफोरा नहीं कहलाएगा। अलग अलग सेंटेंसेस होने चाहिए। जैसे नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड इज फाइन, ये एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉट अ रिपीट हो रहा है। नॉट अ 3 बार रिपीट हुआ, तो ये इसको हम एनाफोरा कहेंगे। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पर, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लॉज या पोएटिक लाइंस, मतलब उस पोम की कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मान लीजिए हर थोड़ी देर में रिपीट हो रही है, और हर थोड़ी देर का मतलब ये होता है सिर्फ उसमें एक ही लाइन का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत की स्टैंजा की भी है, जैसे गानों में होता है कि हर गाने की स्टैंजा खत्म होने के बाद फिर से पहली वाली लाइन रिपीट हो जाती है, वो एनाफोरा नहीं होता है। एनाफोरा तब होता है जब शुरुआत की लाइन एक जैसी शुरू हो रही हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट अ 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम एनाफोरा कहेंगे। फिर आता है हमारा एंजैम्बमेंट। तो एंजैम्बमेंट जो होता है, ये आपने बहुत नोटिस किया होगा, इस पोम में बहुत ध्यान दिया होगा और ध्यान में आ ही गया होगा, क्योंकि ये ऐसा पोएटिक टर्म होता है जिसमें सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो जो सेंटेंस या फ्रेज है वो अगली लाइन में चला गया। मतलब वो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ था, उसको अगली लाइन में भेज दिया गया। वो एक्चुअली है तो एक पूरा सेंटेंस। अगर हम सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, जैसे एक स्टैंजा में 4 लाइन है, अगर हम सब पहली वाली लाइन पढ़ेंगे तो हमें बात तो समझ में आएगी, पर बात हमारी पूरी यहाँ नहीं हो रही, बात हमारी पूरी इस लाइन पर हो रही है, सेकेंड लाइन पर हो रही है, ठीक है। लेकिन उस पोएट ने क्या किया है, उसको 2 लाइन्स में तोड़ दिया है। मतलब ये है 2 सेंटेंसेस जिनको तोड़ के उन्होंने 4 सेंटेंसेस बना के एक स्टैंजा बना दिया है, तो उसे हम एंजैम्बमेंट कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो 2 में ही टूटे, वो बहुत लंबी भी लाइन हो सकती है। तो एंजैम्बमेंट लाइन जो होती है उसमें पंक्चुएशंस नहीं होते, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। और इस पोम में कई जगह देखेंगे आप कि पंक्चुएशंस नहीं है। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, ये सेमी कोलन, ये सारों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमें एंजैम्बमेंट अलग ही समझ में आ जाता है। जैसे कि, और यहाँ पे रीडर जो है वो सीधा कैरीड रहता है स्मूथली दूसरी लाइन पर बिना इंटरप्शन के, तो हमें कई बार उसका जो मतलब होता है वो भी क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लाइन बिना कॉमा फुल स्टॉप के आगे कंटिन्यू हो गई है, तो वो स्मूथली आगे चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब ये जो ग्रांट है, इसके आगे कुछ फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा हुआ है, और ये सेंटेंस यहाँ खत्म भी नहीं होता है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ग्रैंड हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, सेंटेंस ये है, लेकिन उन्होंने यहाँ से उसको तोड़ दिया है और उसे यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ कॉमा लगा है तो हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर एक पॉज लेना है। कॉमा का मतलब होता है पॉज, फुल स्टॉप नहीं होता, पूरा स्टॉप नहीं होता, पॉज मतलब थोड़ा सा रुकना है। फिर एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, अब यहाँ पे फिर कुछ नहीं लगा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। अब ये लाइट के बाद दैट आ रहा है, मतलब इस सेंटेंस का जो रीजन है वो ये सेंटेंस है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो यहाँ पे भी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा है और इसलिए ये सेंटेंस वापस नीचे कंटिन्यू हो गया है। ये जो है एंजैम्बमेंट, इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पोम में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको एंजैम्बमेंट क्लियर हो गया होगा। जब हमें किसी भी स्टैंजा की एक लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं लगा होता है और उसकी वजह से हम पढ़ते पढ़ते अगली लाइन पर स्मूथली चले जाते हैं और हमारा जो सेंस है वो सेंटेंस का वो अगली लाइन पर आने में कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम एंजैम्बमेंट कहते हैं। तो आपको ये सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ गए होंगे। हमने जो भी पढ़ा है उन्हें एक बार रिवाइज करें और हमारी पोम को रीड करके खुद भी उसमें से नए एग्जाम्पल्स निकालने की कोशिश करें।
आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इस पोम के क्वेश्चन आंसर्स। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा 6 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस समझ में आया और मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी को पोएटिक डिवाइसेस की हेल्प चाहिए तो उससे इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।